अंशु, ख्याति, सुप्रिया, राजीव। क्या आप लोगों को मैं दिखाई दे रही हूँ? जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए बेटा। जल्दी से। क्लास लाइव हो चुकी है तो एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अच्छा, हो चुकी है। मंजीता, शालिनी, पूजा, कोमल, राखी, मनीषा, मोहम्मद, तमन्ना। काफी कमेंट्स आ रहे हैं। गुड इवनिंग सभी को, हेलो सभी को, नमस्कार सभी को। ओके। नितिन, मनीषा, शबनम। अच्छा, देखो ऐसा होता ना कि मैं भी आप लोगों की शक्ल देख पाती तो ज्यादा अच्छा हो जाता ना। जैसे जूम क्लासेस में होता है, पढ़ाते वक्त सब बच्चों की शक्ल दिखती है, कौन क्या कर रहा है ना। चलो एक बार देख लेते हैं हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, ताकि मुझे भी थोड़ा याद रहे। आप लोगों को मैं हर क्लास में रिवाइज करवाती हूँ। हम्म। हाँ बेटा, हम सिंपल रहने वाले इंसान हैं। सीधी लाइफ, सिंपल लाइफ है। चलो एक बार मैं आप लोगों को बता देती हूँ हम क्या क्या कर चुके हैं। और हम आज क्या करने जा रहे हैं। हम्म। बेटा मैं 10 तारीख तक सारा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी। आप लोग ये क्वेश्चन मत पूछा करो, मैम सिलेबस कब तक हो जाएगा। सिलेबस की जिम्मेदारी मेरी है और जिम्मेदारी पढ़ने की आप लोगों की है। ठीक है। देखो अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूं क्या होता है। पहली क्लास में हमने पढ़ा लैंग्वेज, उसकी स्टेजेस और फैक्टर। फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा लैंग्वेज, उसकी स्टेजेस और फिर उसके फैक्टर्स, कौन कौन से कारक भाषा को प्रभावित करते हैं। दूसरे में पढ़ा लैंग्वेज स्किल, भाषा कौशल हम क्या होते हैं। ठीक है। और हमने थ्योरीज पढ़ी थी, लैंग्वेज की थ्योरीज दो थी, स्किनर की और नोम चोमस्की की। ठीक है। और एक हमने वाइगोत्स्की की भी थ्योरी पढ़ी थी। ठीक है। तीसरी में हमने क्या करा है, तीसरी क्लास में हमने एक टेस्ट किया था। चलो मैं बता दूंगी नैन्सी। टेस्ट, क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। जो क्वेश्चन मैं कराऊंगी वही पेपर में आना है। चौथी क्लास में हमने पढ़ा है भाई क्या, मदर टंग, रूट लैंग्वेज, लैंग्वेज फैमिलीज। ये सब सब चीजें पढ़े, कौन से का क्या मतलब होता है। लैंग्वेज फैमिलीज 4 प्रकार की होती हैं और 2-4 टॉपिक इसमें इंक्लूड हुए थे, वो हम पढ़ चुके हैं। पांचवी क्लास में हमने पढ़ा इवेल्युएशन, मूल्यांकन। अब आई छठी क्लास। ठीक है। जल्दी लग जाएगी बेटे, बेटा जो पहले हो रही है उस पर फोकस करो। हाँ, डिफरेंट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज फैमिलीज हमने पढ़ा था। वेरी गुड शालिनी एंड स्वीटी। क्लियर है सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या होता है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट, टाइप्स ऑफ टेस्ट, टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है। चलो अब हम कर लेते हैं स्टार्ट अपना। ये है, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्डाइज टेस्ट। हिंदी में इसको बोला जाता है परमापीकृत परीक्षण।
बेटा जितना मैं करा रही हूं उतना ही करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। क्लियर है? जो मैंने करवा दिया, जितने क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, हर क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, पेपर वहीं से आ जाएगा। ठीक है? ज्यादा के चक्कर में मत भागो, जितना क्लास में मैं करवा रही हूं वो अच्छे से करो। जिसकी इंग्लिश ठीक नहीं है बेटा, वो इंग्लिश पे वर्क करो। एनेक्डोटल हम आज पढ़ेंगे बेटा, ठीक है? आज मैं अच्छे से समझाऊंगी। देखो, स्टैंडर्डाइज टेस्ट वो टेस्ट होता है जो तैयार किया जाता है एक्सपर्ट के द्वारा इन बाय साइंटिफिक मेथड। स्टैंडर्डाइज टेस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय एक्सपर्ट। इसको कोई नॉर्मल टीचर तैयार नहीं करते हैं, एक्सपर्ट्स बनाते हैं, और बाय साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक विधि द्वारा। साइंटिफिक मेथड होता है इसको बनाने का। किस तरीके से ब्लूप्रिंट बनाया जाता है, पायलट स्टडी होती है, प्री ट्राई आउट होता है। ठीक है? सदमा बेटा, आप लोग मेरे YouTube का चैनल आप लोगों को अभी तक पता होना चाहिए, मैं हर क्लास में बता देती हूं। लास्ट बार लिख लो भाई, टीचिंग वायर फॉलो कर लेना। टीचिंग वायर यूट्यूब नेम है। प्रीति टोकस के नाम से आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। ठीक है? और इट्स जीनियस प्रणव, इन दोनों पर आप कभी भी कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगी। ठीक है? फॉलो कर लो आप, कभी भी कोई डाउट है आप मुझसे हेल्प ले सकते हो। चलो नेक्स्ट। साइंटिफिक मेथड द्वारा जो तैयार किया जाता है वो है स्टैंडर्डाइज टेस्ट। अब इसका होता है कैरेक्टरिस्टिक, क्या होती है? विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। प्रमापीकृत परीक्षण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? 3 विशेषताएं सबसे बड़ी हैं। पहली है वैलिडिटी। वैलिडिटी वैलिडिटी का मतलब होता है भाई मेजर ऑब्जेक्टिव। जब हम देखो टेस्ट बनाते हैं कोई, जैसे हमने सीटेट का पेपर बनाया, देखो जो बड़े लेवल पर टेस्ट होते हैं, लेवल बड़ा होता है एक बड़े पैमाने पर, वो होते हैं स्टैंडर्डाइज टेस्ट। जैसे अभी आपका सीटेट जो पेपर होगा वो क्या है? स्टैंडर्डाइज टेस्ट है। अब सीटेट के पेपर का एक उद्देश्य होता है क्या? वैलिडिटी। यानी कि हम हमेशा जब कोई टेस्ट बनाते हैं उसका उद्देश्य होता है कौन सी क्वालिटीज को हमें मेजर करना है, मेजर ऑब्जेक्टिव या मेजर क्वालिटीज। अगर टेस्ट उस विशेषता का मापन कर रहा है जिसको मापने के लिए उसे बनाया गया है, तो वो टेस्ट कैसा हो गया? वैलिड। कैसा हो गया? वैलिड। अगर कोई टेस्ट उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहा है तो वो टेस्ट हो गया वैलिड। अभी सीटेट का पेपर आ रहा है, उसमें डाल दें डॉक्टर वाले क्वेश्चन, तो वो टेस्ट वैलिड नहीं है। टेस्ट वैलिड नहीं है क्योंकि जिस विशेषता को मापने के लिए हमने टेस्ट बनाया था वो उस विशेषता का मापन कर ही नहीं रहा है। ठीक है? देखो बोर्ड एग्जाम जो होते हैं ना बेटा, बोर्ड एग्जाम वो इसमें नहीं आते हैं स्टैंडर्डाइज टेस्ट में। स्टैंडर्डाइज टेस्ट की एक तीसरी विशेषता से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? पहला है वैलिडिटी, ये सबको समझ आया? पहले ये बताइए, सबको समझ आया? मेजर द ट्रेट और फीचर, मेजर द ट्रेट्स और फीचर। यानी कि जिस चीज को हमने सीटेट का पेपर टीचिंग क्वालिटी को देने के लिए मापा है, अगर उसका मापन कर रहा है तो वैलिड है, अगर नहीं कर रहा है तो वैलिड नहीं है। सत्यानंद बेटा 50 में से 60 आ रहे हैं तो प्रैक्टिस बढ़ाओ, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी नहीं बनी है। ठीक है? क्लियर है सभी को? कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो।
अच्छा, क्लियर नहीं आ रहा है? चलो एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। क्लियर तो है, बिल्कुल क्लियर है। चलो अब आगे देख लेते हैं। दूसरी करें, सबसे पहली है वैलिडिटी, दूसरी है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता। रिलायबिलिटी को हिंदी में बोला जाता है विश्वसनीयता, यानी कि कंसिस्टेंसी इन रिजल्ट। अगर रिजल्ट बार बार सेम आए, अंकों में समान आए, रिजल्ट क्या आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, अंक बार बार समान आ रहे हैं, रिपीटेबिलिटी ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट बार बार क्या आ रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, चलो बार बार अंक समान आते हैं, यानी कि देखो एक इसका मतलब समझ लो क्या है। विश्वसनीयता का अर्थ है जब परीक्षण प्रश्न पत्र तैयार होने के बाद बच्चों से यह कराकर जानना कि उस स्तर के बच्चों के लिए बना है। देखो हमने पेपर बनाया है भाई सी टेट के लेवल के बच्चों का, तो वो सी टेट के लेवल का ही होना चाहिए, बहुत ज्यादा आईएएस लेवल का नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो आईएएस लेवल का हो गया तो यानी कि उसने लेवल तो ध्यान में नहीं रखा, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी बना दिया। लेवल देखा जाता है, जिस लेवल के लिए हम बनाते हैं क्या ये उस लेवल के बच्चों के लिए बना है। जैसे मैंने एक बार टेस्ट तैयार कर लिया, जैसे एक टेस्ट मैंने तैयार किया 10वीं के बच्चों के लिए, अब मैं पहले कुछ ग्रुप्स के ऊपर करवा कर देखूंगी, 4-5 ग्रुप्स के ऊपर फाइनल पेपर बनने से पहले, ये जांचने के लिए कि क्या ये टेस्ट इस लेवल के बच्चों के लिए बना है या नहीं। ठीक है, क्या ये उस लेवल के बच्चों के लिए बना है या टेस्ट नहीं, ये जानने के लिए बोला जाता है रिलायबिलिटी। ये इसका मतलब होता है सबसे बड़ी क्वालिटी है, मेन क्वालिटी होनी है ये। अगर ये क्वालिटी नहीं है, अगर कोई टेस्ट रिलायबल नहीं है तो वो वैलिड भी नहीं होगा। ठीक है, देखो बेटा प्रिया, शशिकांत, तनु, इतने बड़े बड़े आप लोग क्वेश्चन लिख रहे हो, मुझे नहीं पढ़ने में आ रहे हैं। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस के डाउट जानने हैं हर क्वेश्चन का, पेड क्लासेस में बेटा इतने बड़े बड़े आंसर नहीं दिए जाएंगे, तो आप लोगों को करना क्या है, मेरे YouTube चैनल पर आप ये क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, हर बच्चे का क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। रिलायबिलिटी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, अगर कोई टेस्ट रिलायबल है तो ही वो वैलिड होगा। इफ अ टेस्ट इज रिलायबल, देन इट इज वैलिड, तभी वैलिड होगा। अगर रिलायबल है तो ही वैलिड होगा, अगर वैलिड है तो रिलायबल नहीं होगा। तो सबसे बड़ी क्वालिटी होगी रिलायबिलिटी, पहले विश्वसनीय होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, तीसरी ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता, हिंदी में इसे बोला जाता है वस्तुनिष्ठता। टीचर को शुड बी ऑब्जेक्टिव इन माइंड, टीचर शुड बी ऑब्जेक्टिव इन चेकिंग। जब टीचर देखो पेपर को चेक करे तो टीचर को ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, पार्शियलिटी नहीं करनी, पक्षपात नहीं करना। एक क्वेश्चन का बच्चे ने, एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होता है, एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा, चाहे मैं चेक कर लूं, चाहे कोई और टीचर कर ले, चाहे कोई और टीचर कर ले। अगर बच्चे ने सही आंसर दिया तो तीनों सही करेंगे, अगर गलत दिया तो तीनों ही गलत करेंगे। ऐसा नहीं होगा पार्शियलिटी कि हाँ भाई चल मेरी पसंद का बच्चा है तो नंबर दे देते हैं,
चाहे गलत कर रखा है। और कई बार ऐसा होता है ना, बच्चों के साथ पार्शियलिटी होती है, बच्चे कितना भी अच्छा लिख लें, बच्चे कितना भी अच्छा लिख लें। क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है? क्लियर तो है? ठीक है। टीचर को हमेशा चेकिंग करते समय ऑब्जेक्टिव रहना, बच्चों के साथ पार्शियलिटी नहीं करनी। यानी कि आंसर के अकॉर्डिंग नंबर देने हैं, उत्तर के अकॉर्डिंग नंबर, आंसर के अकॉर्डिंग नंबर देने हैं। बच्चे ने जैसा उत्तर दिया है वैसे उसको नंबर मिलेंगे, कोई पार्शियलिटी उसके साथ नहीं होगी। ठीक है। देखो 3, अभी हमने क्या पढ़ा है, एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। स्टैंडर्डाइज टेस्ट वो टेस्ट होता है जो एक वैज्ञानिक विधि द्वारा एक्सपर्ट लोग बनाते हैं, एक बड़े लेवल का टेस्ट होता है। ठीक है। इसमें सबसे बड़ी 3 क्वालिटीज देखी जाती हैं। पहला क्वालिटी है इसमें वैलिडिटी, यानी कि जिस उद्देश्य को लेकर हम टेस्ट बना रहे हैं, क्या उस उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है। उद्देश्य, विशेषताएं, ट्रेट। ठीक है, तो हो गया वैलिडिटी। दूसरा गुण होता है रिलायबिलिटी, बार बार अंकों में समानता आना, रिजल्ट सेम आना। हम बार बार बच्चों से करा कर देख रहे हैं, अगर उस स्तर के बच्चों के लिए बनाए तो रिजल्ट बार बार सेम आएगा। ऑब्जेक्टिविटी, टीचर को हमेशा चेकिंग के दौरान ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, यानी कि एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा, चाहे मैं चेक कर लू चाहे कोई और। जैसे अभी आप सीटेट देते हो, 4 ऑप्शन होते हैं, एक आंसर होगा, एक ही होगा, 2 आंसर नहीं होते। टीचर अपने अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं देता। ठीक है, ओके। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब एक ये भी होता है कि एक क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि सभी एक जैसा मीनिंग उसको समझे। चलो क्लियर है। 3 क्वालिटीज हम पढ़ चुके हैं, चौथी पढ़ते हैं। देखो सब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी का उल्टा क्या होता है। सब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी में बड़े आंसर होते हैं, टीचर पार्शियल हो जाता है। कई बार एक क्वेश्चन को 10 में से 10 दे देगा, तो कई बार एक में से उसी सेम आंसर को 10 में से 2 देगा। ठीक है, तो ये इसके उल्टा है। टीचर को तो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए चेकिंग करते समय, और कई बार ना बच्चे भी टीचर को चेक करते हैं कि टीचर को नॉलेज है या नहीं, अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं। तो जब बच्चे टीचर को चेक करते हैं तो वो कैसे होंगे, स्टूडेंट होंगे सब्जेक्टिव। कई बार स्टूडेंट भी टीचर की नॉलेज चेक करते हैं, हाँ भाई टीचर को आता है या नहीं, तो वो सब्जेक्टिव होते हैं। हर बच्चा अपने अकॉर्डिंग आंसर चाहता है और अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चूज करता है। चौथी विशेषता है कॉम्प्रिहेंसिव, व्यापकता। व्यापकता का मतलब है होल सिलेबस में से, कवर होल सिलेबस। ऐसा नहीं है एक ही टॉपिक से सारे क्वेश्चन बना दिए, कवर होल सिलेबस। एक स्लिब 12 चैप्टर है किताब में, 12 में से एक ही चैप्टर में से पूरा पेपर तैयार कर दिया, नहीं, हर चैप्टर में से थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। फिर है प्रैक्टिकेबिलिटी, 5वां है प्रैक्टिकेबिलिटी, व्यावहारिकता, कम खर्च, कम समय, कम खर्च में टेस्ट। फेयर मीन्स होना चाहिए, फेयर तरीके से होना चाहिए, चीटिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए कि चीटिंग चल रही है पेपर में। और टाइम एंड मनी सेविंग भी होना चाहिए, टाइम एंड मनी सेविंग, यानी ऐसा ना हो टाइम भी बहुत ज्यादा लग रहा है और समय भी बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है, तो वो टेस्ट स्टैंडर्डाइज नहीं है। छठी क्वालिटी होती है भाई आपकी डायग्नोस नॉर्म्स, नॉर्म्स।
इसको हिंदी में बोला जाता है मानक। मानक में बच्चों को क्या दिया जाता है? छात्रों को श्रेणी में बांटा जाता है, कैटेगराइज किया जाता है। श्रेणीकरण अंकों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स। जैसे फर्स्ट 60% है तो कितने डिवीजन है? 70% है तो कौन सी डिवीजन है? डिवीजन बांटते हैं ना, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, ठीक है, वो आ जाएगा इसमें। और बच्चों को जो रैंक मिलती है वो नॉर्म्स के आधार पर मिलती है। एक बच्चे के नंबर दूसरे बच्चे के लिए नॉर्म्स होते हैं। हम बच्चों की तुलना नंबर से करते हैं, उसके नंबर उससे ज्यादा है या कम, ये तुलना किसके आधार पर करते हैं? नॉर्म्स के आधार पर। एक बार जल्दी बताओ अगर ये क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी बताओ भाई। नहीं बेटा, नॉर्म्स नेगेटिव वर्ड नहीं है। नॉर्म्स यहां पर जो है ना, नॉर्म्स का मतलब होता है नंबर्स। बच्चों के नंबर्स के आधार पर हम ये देखते हैं, बच्चा देखो मेरे नंबर आए 70, एक के 72, एक के 60, तो कौन सा मेरे से आगे, कौन सा मेरे से पीछे है, ये हम किस आधार पर करते हैं? कैटेगराइज नॉर्म्स के आधार पर। टेस्ट ऐसा भी हो जो ये बता दे बच्चे का लेवल क्या है, बच्चा एवरेज है, इंटेलिजेंट है, हाईली इंटेलिजेंट है या बिलो एवरेज है। ऐसा ना टेस्ट बहुत इजी बना दिया, सभी बहुत कर आए, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना दिया, कोई कर ही नहीं पाया। टेस्ट का लेवल ऐसा होना चाहिए हर बच्चा अटेंड कर सके अपनी मानसिक क्षमता के अनुसार। कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट होने चाहिए, कुछ क्वेश्चन इजी होने चाहिए, और कुछ क्वेश्चन एवरेज टफ भी होने चाहिए, ताकि हर बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार कर पाए और उससे हमें पता चल जाएगा कि बच्चे का लेवल क्या है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है पूरे सिलेबस में से पेपर बनना चाहिए। प्रैक्टिकेबिलिटी का मतलब होता है सही तरीके से, ऐसा ना हो पेपर में चीटिंग चल रही है तो भाई वो अनफेयर हो गया। अभी हम करेंगे सीमा ये सारे क्वेश्चन। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, एक होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, एक होता है क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक क्वेश्चन के एक से ज्यादा उत्तर होते हैं, मोर देन वन आंसर। मोर देन वन आंसर, एक से ज्यादा उत्तर जिसके होंगे वो हो जाएगा ओपन एंडेड क्वेश्चन। दूसरा है क्लोज, वन आंसर, ओनली वन आंसर। और एक बात और, ओपन एंडेड क्वेश्चन में बच्चा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जोड़ सकता है। पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, जो उसको बात सही लगे वो लिखे, अपने अनुसार उत्तर दे सकता है। इसमें बच्चे का पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं जुड़ेगा। नो पर्सनल नो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन मैं अभी आप लोगों से पूछती हूं, आप बताना किस प्रकार का क्वेश्चन है। स्वतंत्रता संग्राम के बारे में अपने शब्दों में लिखो। स्वतंत्रता संग्राम के बारे में अपने शब्दों में लिखो, ये किस प्रकार का टेस्ट है बताओ, ये किस प्रकार का क्वेश्चन है? ओपन एंडेड है या क्लोज्ड एंडेड है? बताओ। अंकुश इसका आंसर दो भाई।
स्वतंत्रता संग्राम के बारे में अपने शब्दों में लिखो। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, क्लोज एंडेड? मुझे एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। मुझे पता था यही आंसर आएगा, इसीलिए मैंने क्वेश्चन पूछा है। मैंने ना एक वर्ड लिखा है जिसमें बच्चा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जोड़ सके, वो ओपन एंडेड होगा। जो ये क्वेश्चन मैंने पूछा है ना स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, हर बच्चा अलग अलग नहीं लिख सकता, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। आप कैसे अपने, हर बच्चा अलग अलग आंसर देखो, नाम, प्लेस, डेट सब सेम रहेगी, थोड़ा सा एक्सप्रेशन का तरीका अलग हो जाएगा। नाम, प्लेस, डेट ये सब सेम रहेगी, बच्चा अपना कुछ थोड़ी ना जोड़ सकता है उसमें। तो ये हो गया क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। और क्वेश्चन पूछती हूं, ओपन एंडेड क्वेश्चन बताओ, जैसे कि मार्कर के यूज बताओ, यूजेस ऑफ मार्कर, यूजेस ऑफ मार्कर, ये किस टाइप का क्वेश्चन है, ओपन एंडेड है या क्लोज एंडेड है? उसमें पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं जोड़ सकते, जो स्वतंत्रता संग्राम में घटनाएं होंगी सब बच्चे वही लिखेंगे, थोड़ा उल्टा सीधा बेशक लिख देंगे। प्रैक्टिस भी करेंगे, चलो। जैसे हर बच्चा अपना आंसर दे सकता है, कोई बच्चा बोलेगा लिखने के, कोई बच्चा कलर करने के, कोई बच्चा खेलने के, कोई बच्चा बोलेगा आंख फोड़ने के, कोई बोलेगा सर फोड़ने के, ठीक है, कोई बोलेगा चुभाने के, ऐसे ऐसे। तो हर बच्चे का अलग अलग आंसर है, तो ये हो गया ओपन एंडेड क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन और पूछती हूं, ध्यान से सुनना। 4 अंकों की एक ऐसी संख्या बताओ जिसमें 2 बार तो 4 आए और 2 बार 5 आए, बताओ ये किस प्रकार का क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन मैंने पूछा है, 4 अंकों की एक ऐसी संख्या बताओ जिसमें 2 बार 4 आए और 2 बार 5 आए, ये किस प्रकार का क्वेश्चन है भाई? अभी ना आंसर चल ही रहे हैं, तो मुझे ये नहीं पता ओपन एंडेड क्लोज एंडेड आप किसके दे रहे हो। आप ऐसे लिख के दो, थर्ड का आंसर ये है, पूर्वा ने अलग दिया है। चार अंकों की बनानी है, तो देखो कितने नंबर्स बन सकते हैं, 4 4 5 5, 4 5 4 5, ठीक है, 4 5 5 4, और देखो 5 5 4 4, 5 4 5 4, 5 4 4 5, और भी एक आधा बनता होगा ना। बताओ कितने सारे आंसर हो गए ना, हर बच्चा अपने अनुसार आंसर दे सकता है। ये आंसर क्या हो गया, क्लोज ओपन एंडेड। मैंने आप सबसे पूछे, आप अलग अलग आंसर दे सकते हो। अब मैं क्वेश्चन थोड़ा सा बदल देती हूं, 4 अंकों की एक ऐसी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बताओ जिसमें 2 बार 4 आए 2 बार 5 आए, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताओ। सबसे छोटी और सबसे बड़ी पूछिए तो क्लोज एंडेड हो जाएगा। सबसे छोटी तो होगी 4 4 5 5, सबसे बड़ी हो जाएगी 5 5 4 4, ठीक है। सबसे छोटी हो जाएगी, सबसे छोटी और सबसे बड़ी पूछ ली तो ये हो जाएगी क्लोज एंडेड। क्लियर है? क्लियर है ना, ये ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। अब देखते हैं एग्जाम कितने तरीके से लिया जाता है। एग्जाम एक तो होता है ओरल, एक तो होता है ओरल टेस्ट, ओरल एग्जाम, एक होता है रिटन लिखकर। एग्जाम दो तरीके से होता है, एक ओरल होता है एक रिटन होता है। ओरल में आ जाता है वाइवा, इंटरव्यू, ये हो गया ओरल।
रिटर्न होता है जिसमें लिखकर उत्तर दिया जाता है। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे टाइप, ऐसे और ऑब्जेक्टिव। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप। दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं किसमें, रिटन एग्जाम में। रिटन एग्जाम में कितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, दो। एक तो ऐसे टाइप जिसका आंसर बड़ा होता है। ऐसे टाइप क्या होता है, जिसमें आंसर बड़ा होता है। इसको हम सब्जेक्टिव भी बोल देते हैं, सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब एक बार हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को पढ़ लेते हैं। सब्जेक्टिव क्या होता है, वो टेस्ट जिसमें बच्चा बड़े आंसर देता है, जिसके आंसर बड़े होते हैं, लॉन्ग आंसर होते हैं। ठीक है, इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स देखो। मेरिट्स क्या है इसकी, इजी, इजी तरी जल्दी बन जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, फ्रीडम टू एक्सप्रेस थॉट, फ्रीडम टू एक्सप्रेस थॉट, बच्चा अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकता है फ्रीली। ठीक है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, सृजनात्मकता बढ़ती है, बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखता है। इवैल्यूएशन ऑफ लैंग्वेज एबिलिटी, बच्चा ऑर्गेनाइज करना सीखता है सब्जेक्ट, तो अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखता है, अपने उत्तर देना सीखता है, अपनी थिंकिंग बता पाता है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी विशेषताएं। इंक्रीज इन ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी, इंक्रीज इन ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी, बच्चा अपने आप को ऑर्गेनाइज करना सीखता है, अपने थॉट्स को सिस्टमेटिक तरीके से लिखना सीखता है, ऑर्गेनाइज करना सीखता है। ठीक है, अब इसकी डीमेरिट्स देखो। डीमेरिट्स, पहला तो अनसाइंटिफिक है, अमनोवैज्ञानिक विधि है, बायस्ड है, बायस्ड है ये। इसमें टीचर अपने अनुसार उत्तर देता है, कई बार एक क्वेश्चन के 10 में से 10 दे दिए, कई बार एक क्वेश्चन के एक में से एक भी नहीं दिए। ठीक है, और ये नॉन स्टैंडर्डाइज है, नॉन स्टैंडर्डाइज होते हैं। यानी कि ये बड़े लेवल पर इस तरीके से एग्जाम नहीं लिए जा सकते। ठीक है, अब हम उसके उल्टे पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव। वन क्वेश्चन हैज वन आंसर, एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा, या तो वो सही होगा या गलत। इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिकॉल टाइप, रिकॉलिंग, रिकॉल टाइप, एक होता है रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन टाइप। दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। रिकॉल टाइप वो होते हैं जिसमें आंसर सामने नहीं होता, आंसर सामने नहीं होता, याद करके आंसर देना होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं, स्वतंत्रता हमारे देश, हमारा संविधान कब बना था, सामने आंसर नहीं होगा, आपको सोच के आंसर देना पड़ेगा। एक वन वर्ड आंसर होते हैं। रिकॉग्निशन होते हैं, आंसर होता है सामने, आंसर सामने होता है। जैसे एमसीक्यू,
ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। ट्रू फॉल्स, सामने आंसर है, बस आपको पहचानना है। ठीक है, तो कई बार आता है, इन दोनों में से कौन सा इजी है? रिकॉग्निशन इज, रिकॉग्निशन में सामने आंसर होता है। इजियर देन रिकॉल, रिकॉल से ज्यादा इजी होता है रिकॉग्निशन। ठीक है, अब इसकी मेरिट्स देखते हैं। मेरिट्स क्या है बताओ, आप लोग भी बता सकते हो। एक तो साइंटिफिक मेथड है, ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड है, यानी कि वन क्वेश्चन वन आंसर, अनबायस्ड है, बच्चों के साथ पार्शियलिटी नहीं होती। ठीक है, डीमेरिट क्या है? इसको बनाने में बहुत कठिनाई होती, डिफिकल्टी इन फॉर्मेशन। डीमेरिट्स भी है इसमें, इनको बनाना बहुत मुश्किल होता है। डिफिकल्टी इन फॉर्मेशन, इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चा गैस करना सीखता है, तुक्का मारना सीख जाता है, बच्चा तुक्के मारता है चार ऑप्शन को देखकर। नो अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस आइडिया, नो अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस आइडिया, बच्चे को अपने आप को एक्सप्रेस करने की अपॉर्चुनिटी इसमें नहीं मिलती। अच्छा, चलो नोट डाउन कर लेना बेटा, ये पीडीएफ आप लोगों को कल मिल जाएगी, अभी समझ लो। दोबारा देख लेते हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट में गुण होते हैं वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कंप्रीहेंसिव, प्रैक्टिकेबिलिटी, नॉर्म्स। फिर हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ टेस्ट। टेस्ट में क्वेश्चन होते हैं दो प्रकार के, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड। एग्जाम दो तरीके से होता है, ओरल, रिटर्न। रिटर्न में दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप। इनके मेरिट और डीमेरिट से कई बार क्वेश्चन आ जाता है। समरी लिखो, किस में लिखोगे बेटा समरी? सब्जेक्टिव में आएगा। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्टिव दो प्रकार के, रिकॉल, रिकॉग्निशन। इसकी मेरिट्स कम है, डीमेरिट ज्यादा है, और इससे सिर्फ ओनली इवैल्यूएशन ऑफ ओनली कोग्नेटिव डोमेन, इवैल्यूएशन कॉग्नेटिव डोमेन। संज्ञानात्मक सिर्फ नॉलेज का ही टेस्ट हो सकता है इसमें, और किसी चीज का नहीं होगा। बेटा समरी बनाना होता है तो किस में आएगा? सब्जेक्टिव में आएगा। प्रैक्टिकल्स बेटा उसमें आ जाएगा, ओरल में। ठीक है, अब लिखो टाइप्स ऑफ टेस्ट। टाइप्स ऑफ टेस्ट, कितने प्रकार के टेस्ट होते हैं? एक तो होता है एटीट्यूड टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट लिखो एटीट्यूड, इसको हिंदी में बोला जाता है अभिरुचि परीक्षण। अभिरुचि परीक्षण, बच्चे की एटीट्यूड टेस्ट से बच्चे का इंटरेस्ट जाना जाता है, बच्चे की किस क्षेत्र में रुचि है, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। बच्चे की लाइक्स और डिसलाइक्स का पता कौन से टेस्ट से चलता है? एप्टीट्यूड से, एटीट्यूड से। एटीट्यूड देखो या तो नेगेटिव होता है पॉजिटिव, या तो पसंद करेगा या नापसंद करेगा।
और बच्चे की रुचि किस क्षेत्र में है, इसका पता लगाने के लिए हम कौन सा टेस्ट लेते हैं, एटीट्यूड। फिल इन द ब्लैंक्स, बेटा अगर उसमें ऑप्शन गिवन है तो वो आ जाएगा उसमें रिकॉग्निशन में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। दूसरा लिखो प्रोफिशिएंसी टेस्ट। प्रोफिशिएंसी टेस्ट, प्रवीणता कौशल, इससे बच्चे की स्किल मेजरमेंट होती है। बच्चे की किस क्षेत्र में कौशल है, बच्चा किस क्षेत्र में अच्छा कर सकता है, इसका पता लगाया जाता है प्रोफिशिएंसी टेस्ट से। ठीक है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट से बच्चे की कौशल का पता चलता है, बच्चा किस क्षेत्र में अच्छा है। और कौशल कैसे इंप्रूव होता है, स्किल इंप्रूव, स्किल कैन बी इंप्रूव्ड बाय प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही स्किल इंप्रूव होगी। एक बार क्वेश्चन आया था, सीटेट के ही पेडागोजी का क्वेश्चन है, एक टीचर अपने बच्चों में क्रिकेट स्किल इंप्रूव करना चाहता है तो सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या रहेगा, बड़े बड़े क्रिकेटर्स के बारे में बताना, बड़े बड़े क्रिकेटर की वो दिखाना वीडियो कैसे वो खेलते हैं, या बच्चे की प्रैक्टिस करवाओ। अगर स्किल आएगा ऑप्शन में तो आपको हमेशा आंसर देना है प्रैक्टिस वाला। ठीक है, तीसरा आएगा भाई एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट, इससे बच्चे की मेजरमेंट ऑफ कैपेबिलिटी, मेजरमेंट ऑफ कैपेबिलिटी या एबिलिटी, आप किसी काम को करने के योग्य हो या नहीं हो, इस टेस्ट से पता चल जाएगा। कौन से टेस्ट से पता चलेगा, एबिलिटी का, जैसे सीटेट है, सीटेट देने से पता चल जाएगा आप टीचर बनने लायक हो या नहीं। तो सीटेट क्या हो गया, एक एप्टीट्यूड टेस्ट, योग्यता का पता चल जाएगा आप कुछ करने योग्य हो या नहीं। वो कौन सा टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड। एक बार जल्दी से बताओ क्या ये तीनों क्लियर है, जल्दी बताओ शालिनी। देखो, बच्चे के लाइक्स और डिसलाइक्स, इंटरेस्ट का पता चलेगा एटीट्यूड से। सीधा सीधा लिखा है, यही वर्ड आएंगे, जो जो वर्ड मैं लिख रही हूं उन्हीं में से क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बेटा, मैंने सीधा सीधा लिखा है। देखो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, बच्चे की लाइक्स और डिसलाइक्स का पता कौन से टेस्ट से चलेगा, एटीट्यूड से। बच्चे की किस क्षेत्र में रुचि है, इसका पता एटीट्यूड से। बच्चे की स्किल का पता प्रोफिशिएंसी से। बच्चे की कैपेबिलिटी का पता एप्टीट्यूड से। सीधा सीधा यही आएगा पेपर में भी, रट लेना है लाइंस। फिर आएगा चौथा, डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट वो टेस्ट होता है जिससे बच्चे की कमियों का, लर्निंग गैप्स, सीखने में कठिनाइयों का पता, बच्चे को सीखने में कठिनाइयों का पता, बच्चे को कहां कठिनाई आ रही है इसका पता चलेगा इस वाले टेस्ट से। ठीक है,
एक टेस्ट और बचा है लास्ट। अचीवमेंट टेस्ट। देखो पहले डायग्नोज होता है, फिर रेमीडियल। पहले बच्चे के प्रॉब्लम्स का पता लगाया जाता है, उसके कारणों का पता लगाया जाता है, फिर उपचार कर देते हैं उसको दूर। जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूं, पढ़ाते पढ़ाते आप लोगों से पूछती हूँ ना, बेटा आपको कोई समझ में आया या नहीं आया। जैसे मैंने क्वेश्चन पूछ लिया था कि स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लिखो, वो किस प्रकार का क्वेश्चन है, तो मैंने साथ साथ देख लिया, भाई बच्चों को समझ में नहीं आया तो मैंने और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, तो निदान कर दिया। निदान के बाद उपचार। ठीक है, हाँ बेटा बिल्कुल एप्टीट्यूड ही होगा ज्योति। पांचवा अचीवमेंट टेस्ट। डरना नहीं है, डर के आगे जीत है, करते रहो बस, जो जो मैं करा रही हूं वो ही करना है। उपलब्धि परीक्षण। आज तक बच्चे ने कितना गेन करा है, अचीवमेंट, बच्चे की अचीवमेंट का पता। एक बार क्वेश्चन है था, आज तक बच्चे ने कितनी नॉलेज प्राप्त कर ली है, इसका पता कौन से टेस्ट से किया जाएगा, अचीवमेंट टेस्ट से। बच्चे के पूरे साल की उपलब्धि, पूरे साल की उपलब्धि का पता इसी टेस्ट से चलेगा। ये होता है स्टैंडर्डाइज टेस्ट। स्टैंडर्डाइज टेस्ट ही होते हैं अचीवमेंट टेस्ट। टेस्ट देखो हमने 5 ही बने। बोलो धनेश अपना डाउट लिख दो बेटा, वो आप लोगों को मिल जाएगी बेटा सारी पीडीएफ। 4 पीडीएफ मैं अपलोड करा चुकी हूं, कल की और आज की मैं आज करा दूंगी। ठीक है, बिल्कुल नोट्स ही काफी है। जल्दी धनेश अपना डाउट पूछ लो, नोट्स आपको मिल जाएंगे। 5 टेस्ट हम पढ़ चुके हैं, अब रिकॉर्ड्स पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड। रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स का पता देखो, अगर हमें बच्चे के बारे में जानना है तो उसके रिकॉर्ड्स उठा लो। हाँ बिल्कुल पीयूष, ओपन एंडेड को बोले जाता है मुक्त अंत वाले प्रश्न, बंद अंत वाले प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड, अगर हमें बच्चे के बारे में जानना है तो उसके रिकॉर्ड्स उठा लो। देखो सबसे ज्यादा आता है पहला क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। क्यूमुलेटिव, ये क्वेश्चन जरूर आएगा बेटा रिकॉर्ड्स का। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, बच्चे के बारे में सिस्टेमैटिक, सिस्टेमैटिक रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट। ऑफ एवरी एस्पेक्ट, सिस्टेमैटिक रिकॉर्ड ऑफ एवरी एस्पेक्ट्स, हर पक्ष का रिकॉर्ड, हर पक्ष का रिकॉर्ड। इसको प्रोग्रेसिव रिपोर्ट भी बोला जाता है, प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव होता है ये, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग होता है। दो टेस्ट एक साथ पढ़ेंगे। क्यूमुलेटिव टेस्ट वो टेस्ट होता है जिसमें बच्चे की परफॉर्मेंस को, बच्चे ने अब ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया। पहले बच्चे ने स्पोर्ट्स में खो खो में पार्टिसिपेट किया, फिर डांस में किया, फिर सिंगिंग में किया, फिर टेस्ट में किया, क्विज में किया। यानी कि बच्चे ने जिस जिस चीज में जो भी पार्टिसिपेशन किया, बच्चे की परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड इसमें रिटर्न फॉर्म में होता है। क्या, रिटर्न फॉर्म में, लिखित रूप में। ठीक है, एक दूसरा आता है पोर्टफोलियो। बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। पोर्टफोलियो ये मॉडर्न टेक्निक है। एक तो कैसी है, मॉडर्न
टेक्निक, आज के समय की टेक्निक है। इसमें बच्चे का एक फोल्डर बनाया जाता है, बच्चे का एक फोल्डर बनाया जाता है। फोल्डर में बच्चे के हर पक्ष की जानकारी, हर पक्ष की जानकारी विद एविडेंस या प्रूफ रखे जाते हैं, विद एविडेंस एंड प्रूफ रखे जाते हैं। देखो, बच्चे ने डांस में पार्टिसिपेट किया, उसकी फोटो लगा दी। बच्चे ने मेहंदी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, उसके सर्टिफिकेट की फोटो लगा दी। बच्चे ने सिंगिंग में पार्टिसिपेट किया, बच्चे की उसकी फोटो कॉपी उसके फोल्डर में लगा दी। बच्चे ने टेस्ट दिया, कितने नंबर है, उस टेस्ट की फोटो कॉपी उसके पोर्टफोलियो में लगा दी। यानी कि इसमें एविडेंस भी होता है, प्रूफ भी होता है। ये दोनों बिल्कुल सेम है, परंतु इसमें फोटोकॉपीज रखी जाती हैं, इसमें फोटोकॉपीज नहीं रखी जाती। क्लियर है? क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में बच्चे के हर पक्ष कौन सा होता है? स्कोलास्टिक और कोस्कोलास्टिक, शैक्षिक और सह शैक्षिक पक्ष। सिस्टेमैटिक ढंग से, दोनों सिस्टेमैटिक हैं, ये दोनों ही सिस्टेमैटिक होंगे, क्रमागत रूप से। पहले ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया। बस इसमें रिटर्न फॉर्म में होता है, इसमें बच्चे की परफॉर्मेंस का प्रूफ भी रखा जाता है फोटोकॉपी के रूप में। क्लियर है? जल्दी बताओ क्लियर है तो। चलो क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है बेटा, चलो नाइस। इन दोनों में बस ये डिफरेंस, और कई बारी क्वेश्चन यहां से आता है। तीसरा रिकॉर्ड आता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड, एनेक्डोटल रिकॉर्ड स्पेसिफिक इवेंट रिलेटेड टू चाइल्ड बिहेवियर। बच्चे के व्यवहार से संबंधित स्पेसिफिक बिहेवियर, हर चीज की नहीं, स्पेसिफिक चीज बच्चे ने कुछ किया है, बहुत अच्छा किया है चाहे बहुत बुरा किया है, सबकी जानकारी। जैसे कई बार ये पहले से डिसाइड नहीं होता कि हम मेजर करेंगे, पहले से डिसाइड नहीं होता। देखो, पहले से मुझे नहीं डिसाइड है कि मैं किसी बच्चे को मेजर करूंगी, पर जैसे कोई बच्चा मेरे सामने आया, उसने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया और मुझे उसका वो व्यवहार बहुत अच्छा लगा, तो मैं उसका वो स्पेसिफिक बिहेवियर उसके एनेक्डोटल रिकॉर्ड में लिखूंगी। यानी कि इसके बारे में स्पेसिफिक चीजें बच्चे के बारे में जब पता करनी है तो उसके स्पेसिफिक एनेक्डोटल रिकॉर्ड से हम कर सकते हैं। ठीक है, चलो। एनेक्डोटल को हिंदी में वृत्तांत अभिलेख बोला जाता है, वृत्तांत अभिलेख। चलो तीनों ही लिख देती हूँ, कई बार आते हैं हिंदी। संचय अभिलेख, पोर्टफोलियो को पोर्टफोलियो बोला जाएगा। एक और देखो, दो टाइप के टेस्ट होते हैं, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। एक होता है क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट, दो टेस्ट होते हैं। ठीक है, नॉर्म्स क्या होते हैं? नॉर्म्स का मतलब होता है हाउ मच परफॉर्मेंस हाउ मच इट इज, बच्चे की परफॉर्मेंस कितनी है। ठीक है, यानी कि इस वाले टेस्ट से बच्चे के, एक बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे से की जाती है
कंपेयर एन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, कंपेयर एन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस with the performance of other individual। एक बच्चे नंबर के आधार पर तुलना, नंबर के आधार पर बच्चों में तुलना, बच्चों में कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स। जैसे पूरी क्लास में सब बच्चों को नंबर दे दिए, किसी के 50 में से 25 आए, 45 आए, 46 आए, 49 आए, ठीक है, तो नंबर हो गए ना। अब हम हर बच्चा देखेगा कि मेरे नंबर उस किस बच्चे से कितने ऊपर है, नीचे है, मैं कितने बच्चों से ऊपर हूं, कितने नंबर ऊपर, यानी नंबरों के आधार पर बच्चों में तुलना की जाती है। हर बच्चा देखता है मैं कितने बच्चों से नीचे हूं, कितने बच्चों से ऊपर हूं। अब क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट, इसमें बच्चों की तुलना एस्टैब्लिश क्राइटेरिया से की जाती है। पहले से एक क्राइटेरिया होता है, स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद एस्टैब्लिश क्राइटेरिया। स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज एस्टैब्लिश्ड, इज कंपेयर्ड with established criteria। यानी कि एस्टैब्लिश क्राइटेरिया से, जैसे सीटेट में है 90 से नीचे है तो फेल, 90 से ऊपर है तो पास, एक क्राइटेरिया है। हम कंपैरिजन करेंगे तो क्राइटेरिया से, क्या हम क्राइटेरिया के अंदर है या बाहर, तो सीटेट एक क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट हो गया है। इसमें बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे के नंबर से की जाएगी, इसमें बच्चे की तुलना ऑब्जेक्टिव से की जाएगी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव से। इसको हिंदी में बोला जाएगा कसौटी संदर्भित परीक्षण, इसको मानक संदर्भित परीक्षण, ठीक है। चलो बेटा, अब कल मिलेंगे, कल शायद क्लास है तो देख लेना। आई थिंक कल मैथ्स पेडागोजी की क्लास जरूर होगी। ओके, बाय, टेक केयर।